नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 पाठ 3 राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित जो है पाठ है यात्रा वृत्तांत ल्हासा की ओर। उसके आज हम प्रश्नोत्तर समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, थोहला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंग के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सके। देखिए, पहले बढ़िया उनको स्थान मिल गया क्योंकि वो दिन के समय पहुंचे थे और शाम को अक्सर लोग छंग या शराब भी कर रहते हैं, इसलिए जब वो पहुंचे दूसरे स्थान पर तो शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। तो अच्छे वेश में होने के बावजूद भी उनको अच्छा सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाया क्योंकि लोग होश हवास में नहीं रहते। दूसरा प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। हमने पढ़ा था कि जब वो रास्ते से जा रहे थे तो एक सुनसान स्थान से गुजरे जहाँ पर वहाँ पर अक्सर हथियार कानून होता नहीं है, इसलिए लोग अक्सर हत्या कर देते हैं, इसलिए उनको हत्या का भय बना रहता है। जो अगला प्रश्न देखिए, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। एक तो लेखक का घोड़ा धीरे चल रहा था और दूसरा जब वो रास्ते से जा रहे थे तो एक साथ दो रास्ते फूट रहे थे, तो वो गलत रास्ता उन्होंने चुन लिया। 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद उनको पता चला, जब वो वापस लौटे तो सही रास्ते गए, इसलिए वो बिछड़ गए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। देखिए बच्चों, सुमति रास्ते के आसपास के गाँव में गंडे ताबीज बांटते घूमता था, इसलिए इतने गाँवों में जब वो यजमान बन के जाता था तो समय ज़्यादा लगा देता था। इसलिए लेखक ने कहा कि वह सिर्फ जिस स्थान पर वो ठहरे हैं उस पड़ाव वाले स्थान पर ही, उस गांव में ही ताबीज़ बांटे और यजमानों से मिले। पर इसके अलावा शेखर विहार में उन्हें 103 भारी भरकम हस्तलिखित पोथियाँ मिल गई, तो उनका अवलोकन करने के लिए समय की आवश्यकता थी। तो लेखक ने सुमति को जाने के लिए कह दिया। सोचा कि कुछ दिन इसको आने में लगेंगे, तब तक वो इसको पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, पहला तो यह है कि वो स्थान बड़े बीहड़ टाइप के थे। बीहड़ अर्थात सुनसान जंगल और नाले वगैरह। दूसरा, 16-17 हज़ार फीट ऊंचे पर्वतों को लांघना पड़ा उनको, ऊपर से होकर के निकले, और ऐसे स्थानों से जाना पड़ा जहाँ पर डाकू चोर आदि डाकू रहते थे और वो मार देते थे थोड़े से पैसों के लिए भी। पहले मारते थे, उसके बाद पैसे ढूंढते थे। तिब्बत के विचित्र मौसम को झेलना पड़ा, जहाँ चेहरे पर यदि धूप पड़ रही हो तो झेलना कठिन हो जाता है। ठंड भी थी और दिन में बहुत तेज़ धूप भी थी, और उसी समय यदि कंधे पर छाया हो तो वह बर्फ हो रहा है। अपना सामान प्रायः अपनी पीठ पर उठाकर भीड़ों में पैदल यात्रा करनी पड़ी। तो इस तरह का विचित्र मौसम वहाँ था और उनको भार भी ढोना पड़ा। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत, अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो देखिए, वहाँ का रहन सहन रीति रिवाज क्या है, समझिए कि तिब्बती समाज आमतौर पर वहाँ अच्छा ही था। जाति पाति और छुआछूत वहाँ थी नहीं, औरतें भी वहाँ पर्दा नहीं करती थी। शुरुआत में इस तरह का वर्णन आया है इसमें पाठ में। अपरिचित अतिथि की भी वे सेवा करते थे। लोग तिब्बती शराब छंग पीते थे, यानी कि छंग नामक एक नशीला पदार्थ है, शराब, वो पीते थे। खुफिया विभाग या पुलिस विभाग अपर्याप्त था क्योंकि सरकार इस पर खर्च नहीं करती थी, इसलिए तो हथियार कानून नहीं था। गुप्तचर विभाग वहाँ कुछ था नहीं विशेष। कुछ लोग अपराध वृत्ति के भी थे, लाठी के भांति बंदूक लिए घूमते थे, हथियार कानून न होने के कारण। और वो कट्टर बौद्ध थे, बौद्ध धर्म के प्रति कट्टर थे। बौद्ध धर्म के नाम पर सुमति के नकली गंडों का भी आदर मिलता था, और जमीनें जागीरों में बटी थी और अधिकांश मठों पर कब्जा था। मठों का ही उन पर अधिकार था, और जब कोई बौद्ध भिक्षुक या अधिकारी वहाँ जाता था, मठाधीश,
तो उसका वो बड़ा सम्मान करते थे और वही सब कुछ संभालता था। जागीरदार को मजदूर बेगार में भी मिल जाते थे। अगला प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, और पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसमें से उत्तर रहेगा लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न देखिए। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आमार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो सुमति के चरित्र की कुछ विशेषताएं, व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हम समझेंगे। तो देखिए, एक तो सुमति के यजमान और परिचित लोग लेखक की यात्रा के दौरान लगभग हर गांव में मिले, यानी कि ज़्यादातर लोग उसको जानते थे और वो एक बौद्ध भिक्षु था। इससे ये पता चलता है कि सुमति पहले भी इन गांव में आ चुके थे और मिलनसार व्यक्ति थे। पहला व्यक्तित्व है उनका, विशेषता है, वो मिलनसार थे। कुछ लोग उन्हें अपना गुरु भी मानते थे क्योंकि वे यजमानों को बोध गया से लाया गंडा बांधते थे, यानी कि वो एक तरह से बौद्ध भिक्षु थे और विद्वान थे। निश्चय ही सुमति सरल, मिलनसार, विनम्र और मधुर व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और लेखक को भी वो अपने साथ लेकर जा रहे थे। अगला प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार अपने आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। देखिए कि समाज में वेशभूषा के स्तर पर लोगों के आचार व्यवहार तय होते हैं। आज भी हम जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को जो भगवा कपड़े पहन रखा है तो उसको हम साधु महात्मा समझ लेते हैं, तो वहाँ भी इस तरह का समाज है, वहाँ कपड़े पहनने के तरीके, रहन सहन के तरीके, तो उससे लोग व्यवहार तय करते हैं। पर हमारी दृष्टि में यह अनुचित है। व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों के आधार पर होना चाहिए, न कि वेशभूषा के आधार पर। यदि कोई मूर्ख अच्छी वेशभूषा पहन ले तो वह आदर का पात्र नहीं बन जाता। मान लीजिए कोई बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहन करके जा रहा है, तो मतलब आदर का पात्र नहीं हो गया। उसका व्यवहार उस पर निर्भर करे, उसका आदर उसके व्यवहार को देखकर होना चाहिए। यात्रा वृत्तांत के आधार पर अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? तो वहाँ आप जानते हैं कि किस तरह से उबड़-खाबड़ था, कि वह एक पर्वतीय इलाका है, प्रदेश है, और समुद्र तट से उसकी ऊंचाई बताई गई 16 से 17,000 फीट, और पर्वतीय मार्ग भी ऊंचे नीचे और बीहड़ हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों तक नदियों के मोड़ पर निर्जन प्रदेश है, यानी कि वहाँ मनुष्य वगैरह कम दिखते नहीं हैं। यह निर्जनता इस सीमा तक है कि वहाँ जान का खतरा बना रहता है। मीलों तक आबादी ही नहीं दिखती। एक और हिमालय की हिमाच्छादित ऊंची नीची पर्वत चोटियाँ हैं, तो दूसरी ओर ऊंचे नीचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। तिब्बत का तिंगरी नामक स्थान अद्भुत सौंदर्य से युक्त है। तिंगरी भी तो गए थे ना लेखक। एक विशाल मैदान के चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और बीचों बीच स्थित है तिंगरी समाधि गिरी। यहाँ एक मंदिर भी है जिसे पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों की हड्डियों से सजाया गया है। इस तरह से वहाँ का भौगोलिक परिवेश है। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अब स्वयं अपने अनुभव के आधार पर देंगे। यदि आप कहीं किसी के साथ यात्रा पर गए हो, मान लीजिए आगरा गए हों, पटना गए हों, या कहीं घूमने गए हों, तो वहाँ, या फिर जैसे मान लीजिए हम लोग वहाँ घूमने गए थे पटना में, जो बैराज देखने गए थे, तो वो भी आप उसका भी वर्णन आप कर सकते हैं। तो ये खुद का करने लायक प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। विधा का अर्थ होता है बच्चों प्रकार। गद्य के अनेक प्रकार होते हैं ना, जैसे कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, उपन्यास आदि। तो ये भी एक विधा है, क्या? यात्रा वृत्तांत।
और आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है। तो पूरे पाठ में देखिए कितने तरह के प्रश्न, कितने तरह की विधाओं का गद्य के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यात्रा वृत्तांत एक ऐसी विधा होती है बच्चों जिसका वृत्तांत बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ पर पहले कोई यात्रा कर चुका उसका। इस पुस्तक में कहानी भी है, जैसे दो बैलों की कथा एक कहानी है, निबंध भी है, रेखा चित्र, संस्मरण जो महादेव वर्मा आदि के द्वारा लिखे गए हैं, और व्यंग्य विधाओं से